हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगे लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज के स्टूडियो आपके लेकर आए हैं आईसीआर 2019 में जो भी एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे 50 क्वेश्चंस, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए यहाँ आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ जो भी नई स्टूडेंट है उनको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा हेटेरोसिस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि आपके जितने भी जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, मतलब 50 क्वेश्चंस आपके आए थे, उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, वो भी एक साथ। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आपकी कल या परसों में एग्जाम है। और एग्जाम देने से पहले याद रखना, इस ओल्ड पेपर को या फिर जितने भी आपके लिए ओल्ड पेपर लाए जाएंगे उन सभी को आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यार इनमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रहा है ये रहेगा हेटेरोसिस क्या होती है। तो हेटेरोसिस का मतलब होता है यहाँ पितरों की अपेक्षा उत्तम F1 का उत्पादन। मतलब यहाँ जो पीढ़ी होती है या फिर माता पिता है उसकी अपेक्षा जो संतति होती है उसका उत्तम होना ही क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। आप दोबारा से समझ सकते हो कि यानी ए बी क्या है, माता पिता है। ठीक है, माता पिताओं की अपेक्षा संतति का उत्तम होना क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो आप सभी को इसका तो पता होगा, एक इजी क्वेश्चन है कि बायोगैस का एक उत्तम या फिर प्रमुख घटक कौन सा होता है, ये होता है मीथेन होता है। और मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीज का किस वनस्पति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है परिभाषित किस रूप में किया गया है। तो याद रखिएगा, जो बीज होता है ये होता है क्या, यहाँ परिपक्व बीजांड। क्या होता है यहाँ, परिपक्व या फिर जो मैच्योर जो बीजांड होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ बीज के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक है। मतलब यहाँ सबसे बेस्ट होती है या फिर उत्पादक कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मुर्रा होती है। कौन सा होती है, मुर्रा भैंस होती है। ठीक है, उत्पादक पूछी गई है तो कौन सा आपका राइट आंसर, मुर्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए पहले कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेलमैन वाकमैन, लुइस पास्चर या फिर सिडनी ब्रेनर। तो आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ सेलमैन वाकमैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सेलमैन वाकमैन के द्वारा की गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मुख्यतः देखने को मिलते हैं कि एक होता है चावल, एक होता है गन्ना। तो चावल की अगर हम बात करते हैं जल मांग, तो इसकी कितनी होती है, 900 से 2500 mm होती है। कितनी होती है, 900 से 2500 mm होती है। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसका तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना की कितनी होती है, 1500 से 2500 होती है। कितनी होती है, 1500 से 2500 mm होती है, मतलब मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बता ही सकते हो कि चावल की नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जल मांग या फिर यानी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये किसकी होती है, सबसे ज़्यादा शुगर केन की होती है। ठीक है, आप इजीली समझ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टमाटर किस कुल का होता है, या फिर फैमिली होती है टमाटर की, वो कौन सी होती है। तो इसका तो आप इजीली राइट आंसर दे ही सकते हो कि टमाटर किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशुओं में आहार का DCP क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है DCP। तो DCP का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया DCP। तो DCP कितनी होती है, मतलब इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है हाँ डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ये होती है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ये है 18.75। आप इसे सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त उर्वरक कौन सा होता है।
तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो नाइट्रोजन के स्रोत या फिर सोर्स के रूप में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, यूरिया का किया जाता है। किसका किया जाता है, यूरिया की किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली तो बात इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 46% होता है। सेकंड बात क्या है, ये सबसे सस्ता भी होता है। इसलिए यहाँ भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेरिकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है, मतलब यहाँ इसमें किसकी खेती की जाती है या फिर किसका पालन का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, सेरिकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैंगन का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया छोटी पत्ती रोग। तो स्पेशली आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ बैंगन के लिए पूछा गया है, ब्रिंजल में पूछा गया है। तो ब्रिंजल में होता है, यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि जो बैंगन का लिटिल लीफ रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, एक इजी क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कहाँ पर होता है, राइबोसोम होता है। प्रोटीन का संश्लेषण या फिर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होता है, ये होता है राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। तो अब याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया इस प्रश्न मिट्टी की संरचना में सुधार। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, मतलब अम्लीय नहीं दी गई है, यहाँ पर नई सारी आपको दी गई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो याद रखिए, अगर हमें केवल सोइल स्ट्रक्चर को रिक्लेमेशन करना, उसका सुधार करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, मतलब यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए अम्लीय मृदा का आपको सुधार करना है, तो किसका प्रयोग करोगे, चूने का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाता है कि क्षारीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, तो ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अगर केवल आपको ये पूछा जाता है कि मिट्टी की संरचना में सुधार किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जैविक खाद होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है क्वेश्चन में कि अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, तो अम्लीय मृदा का सुधार ये किया जाता है चूने के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षारीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा तीनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रानीखेत बीमारी किस में आम है। अब यहाँ पर यहाँ आम वो फ्रूट वाला नहीं है, यहाँ पर यहाँ सामान्यता के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आमतौर पर हम जैसे कि यूज करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं आम का। ठीक है, तो यहाँ पर आम क्यों किया गया है, यहाँ किस लिए यूज किया गया है, सामान्यता के लिए किया गया है। किसके लिए यूज किया गया, रानीखेत बीमारी किस में आम बात होती है, मतलब सामान्य बात होती है, ये होती है कुक्कुटों में होती है। मत के अलावा यार, हाँ, कुक्कुट का मतलब क्या होता है, मुर्गियों में सामान्य बात है। और आप सभी को पता है मुर्गियों की जो मेजर डिजीज होती है वो कौन सी होती है, रानीखेत होती है। कौन सी होती है, मुर्गियों की जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है रानीखेत होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी यार एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यार, अगर आपसे पूछता है गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है जूट को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, जूट को बोला जाता है। और सफेद सोना किसे बोला जाता है, कपास को बोला जाता है। दोनों को याद रखिएगा कि गोल्डन फाइबर तो किसे जाना जाता है, जूट को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सफेद सोना, तो सफेद सोना किसे बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है, कपास को बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गी में अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा है अंडे देने की अवधि में, तो कितने घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, 17 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईएफएस का पूरा नाम क्या होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईएफएस का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखिए, आईएफएस का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। दोबारा से देख लीजिए कि आईएफएस का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्फांसो किसकी लोकप्रिय किस्म है, तो अल्फांसो, और जिसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है। और ये किसकी प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ किसकी वेराइटी होती है अल्फांसो, ये होती है आम की होती है। दोबारा से देख लीजिए कि अल्फांसो एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, किसकी होती है, आम की होती है। और इसमें यहाँ एक जो डिजीज होती है, मतलब यहाँ एक प्रमुख रोग लगता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा लगता है, टिश्यू प्रॉब्लम। स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, किसमें आती है, अल्फांसो में आती है।
याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होती है तो या फिर कौन सी होती है। यहाँ पर आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि मायोसिन, एल्बुमिन, केसिन या फिर केराटिन। तो राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सी होती है, केसिन होती है। और इस केसिन के कारण ही तो सफेद रूप यानी जो दूध का सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है, न कि कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, केसिन के कारण सफेद का दूध क्या होता है, सफेद होता है, दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैरोटीन, ठीक है, तो कैरोटीन के कारण कौन सा होता है, पीला रंग होता है। याद रहेगा यार। हाँ, यहाँ पर आपसे कैरेटिन दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, न कि कैरोटीन दिया गया है, इसलिए राइट आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ की अपघटन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है या फिर सबसे बेस्ट होता है, तो कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। याद रहा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ की अपघटन के लिए सबसे उत्तम तो कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए कैसा है। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए कैसा है, तो ये कैसा है, सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए कैसा है, सीड की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे जो इफेक्टिव होता है वीड कंट्रोल वो किसके द्वारा किया सा है। तो याद रखिएगा, जो सबसे इफेक्टिव होता है खरपतवार का नियंत्रण करना वो होता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। याद रखिए, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ इसमें तीनों ही मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें यांत्रिक भी हम यूज़ करते हैं, रासायनिक भी हम यूज़ करते हैं और कृषि भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, वो होता है समेकित खरपतवार प्रबंधन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अभिघटनकारी है। यहाँ पर आपसे पूछा है अभिघटनकारी है, तो कौन सी होती है, ये होती है सुक्रोज होती है, जो कि यहाँ अभिघटनकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पीएच, और वो भी किसका, साइलेज का। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइलेज सबसे बेस्ट किस क्रॉप का बनता है, तो ये बनता है मक्के का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे साइलेज के बारे में पूछाता है तो साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है, ये बनता है मक्के का बनता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि हे, तो हे सबसे बेस्ट किसका बनता है, ये बनता है बरसीम का बनता है। ठीक है, हे सबसे बेस्ट बरसीम का बनता है, और साइलेज किसका बनता है सबसे बेस्ट, ये बनता है मक्के का बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं पीएच मान, तो ये कितना होता है, ये होता है 4.2 से 4.9 होता है। कितना होता है पीएच साइलेज का, ये होता है 4.2 से 4.9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में लवणता के प्रति अधिकतम सहिष्णुता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है लवणता के प्रति, और यहाँ ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसका भी याद रखना होगा। तो कौन सी होती है, यहाँ कौन सी फसल होती है लवण के प्रति सहिष्णु, ये होती है चुकंदर होती है। याद रखिएगा, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये भी, तो आपको इसका भी याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे। तो इनका जो जन्मदिन हुआ था या फिर जन्म निवास है स्थान, ये कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रिया है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गौवंश में ब्लैक वाटर रोग किसके कारण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा है ब्लैक वाटर रोग। अब याद है, इसको याद करने की एक ट्रिक आप ऐसे भी मान सकते हो, ब्लैक मतलब बैक्टीरिया, ब्लैक मतलब बैक्टीरिया, मतलब यहाँ ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। मतलब किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जीवाणु। किसके द्वारा होता है ब्लैक वाटर, ये होता है बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका भी याद रखना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत, तो भारत में कौन होता है यहाँ हरित क्रांति का जनक, ये होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ सकता है भारत में हरित क्रांति का जनक तो कौन सा होता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में कौन सा होता है, ये होता है यार हाँ डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन सा होता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होता है। दोबारा से देख लीजिए अगर समझ नहीं आया है तो, कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन होता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एनी बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
यहाँ पर याद रखिएगा कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे आपको प्राप्त करने हैं। तो वो किससे प्राप्त किए हैं? ये किए हैं यहाँ विविजोतक संवर्धन से। किससे प्राप्त किए हैं? रोग मुक्त पौधे एक किए हैं विविजोतक संवर्धन से प्राप्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट संज्ञा बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो अब आप ये तो IQ के क्वेश्चन या फिर आप इसे कॉमन क्वेश्चन भी मान सकते हो कि इनमें से कौन सा। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पशु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? आपको पता चल ही गया है कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, अनुपस्थित होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और अगर मान लीजिए पशु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है तो वो अपना भोजन स्वयं भी तो बना सकते थे, लेकिन उनमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया ही नहीं जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं? यहाँ दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली हम यूज करते हैं? ये करते हैं कंटूर फार्मिंग। कौन सी यूज करते हैं? यहाँ कंटूर फार्मिंग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। अब यहाँ पर भाई आपको एक बात नोट करनी होगी कि भारत में अगर आपसे पूछा जाता है सिंचाई का प्रमुख स्रोत तो कौन सा होता है? ये होती है नहरी होती है। दोबारा से नोट कर लीजिएगा कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या होता है? नहरें होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में, तो राजस्थान में प्रमुख स्रोत क्या होता है सिंचाई का? ये होता है कुएं व नलकूप होता है। क्या होता है? कुएं व नलकूप होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चना है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं है? गेहूं, चावल, चना या फिर मक्का। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ICAR NDRI कहाँ स्थित है। NDRI का मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए, हिसार, करनाल, इज्जतनगर या फिर आनंद। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है NDRI, तो NDRI तो कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित होता है करनाल, हरियाणा में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है NDDB, मतलब यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है यहाँ आनंद, गुजरात में स्थित है। दोनों को याद रखेगा कि अगर आपसे पूछा है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। और अगर हम बात करते हैं NDDB, मतलब यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये कहाँ पर स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेल से एकत्रित किए गए वीर्य को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से अधिक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ जो वीर्य को एकत्रित किया है एक किसमें किया है? यहाँ -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नाइट्रोजन ने किया है। किसमें किया है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वो भी नाइट्रोजन के द्रव्य में। और कितने समय तक किया है? 1 वर्ष से अधिक तक किया जा सकता है इसको स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा केले में देखने को मिलता है वो रोग है, तो वो कौन सा होता है? तो ये होता है यहाँ पनामा विल्ट रोग होता है। कौन सा होता है? पनामा विल्ट रोग होता है, जो कि यहाँ सामान्य से देखने को मिल जाता है केले में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित फलों में से किसमें अधिकतम विटामिन ए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है विटामिन ए सर्वाधिक किसमें होता है। तो यहाँ जहाँ पर ऑप्शंस थे वहां पर राइट आंसर कौन सा है? यहाँ आम में सर्वाधिक होता है। और इसका आप एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो कि आम या फिर पपीता। ठीक है, आम और पपीता में क्या होता है? विटामिन ए सर्वाधिक होता है। और एक यहाँ विटामिन ए को पहचानने की एक और करेक्टर होता है, एक विशेषता होती है, वो कौन सी होती है? मतलब यहाँ जितने भी जो फल है जो कि पीले होते हैं, कौन से होते हैं? पीले होते हैं। तो पीले फलों में क्या होता है? विटामिन ए सर्वाधिक होता है। ठीक है, जैसे कि आम हुआ, पपीता हुआ, तो इन दोनों में क्या होता है? विटामिन ए कंटेंट सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है। तो यहाँ घरों में सब्जियों का उगाना, इस पॉइंट को याद रखिए कि घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है? किचन गार्डनिंग कहलाता है। दोबारा से नोट कर लीजिए कि घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है? किचन गार्डनिंग कहलाता है। और किचन गार्डनिंग का मतलब रसोई बगीचा कहलाता है। राइट आंसर कौन सा है? रसोई बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए होती है? उपयुक्त है, ये होती है कपास के लिए होती है। इसलिए यहाँ काली मिट्टी को एक और नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है? काली कपास मिट्टी। दोबारा से नोट कर लीजिए कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए।
इसलिए यहाँ काली मिट्टी को एक और नाम दिया गया है, वो भी दिया गया है काली कपास मिट्टी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोज इज कॉमर्शियली प्रोफेस्ड बाय, मतलब यहाँ जो गुलाब का जो प्रवर्धन किया सा है ये सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया सा है। कॉमर्शियली का मतलब होता है सबसे ज्यादा, फिर व्यावसायिक तौर पर किससे किया सा है। तो याद रखिएगा रोज का अगर हम बात करते हैं प्रोपेगेशन तो ये कैसा है, टी बडिंग के द्वारा किया सा है। किसके द्वारा किया सा है, टी बडिंग के द्वारा किया सा है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फलों का राजा, तो फलों का राजा किसे बोला सा है, ये तो आप सभी को पता है ना कि फलों का राजा किसे बोला सा है, आम को बोला सा है। और आम को एक और संज्ञा दी गई है, वो कौन सी दी गई है यार, हाँ, कि इसे बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। यार हाँ, फलों का राजा और बाथरूम फल किसे बोला सा है, आम को बोला सा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मानते हैं कि भारत में किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि जमुनापरी, बारबरी, सिरोही या फिर नेल्लोर। तो कौन सी नहीं होती है बकरी की नस्ल, ये होती है नेल्लोर। क्योंकि यहाँ नेल्लोर किसकी होती है, भेड़ की होती है। राइट आंसर कौन सा हुआ, नेल्लोर। क्योंकि नेल्लोर किसकी होती है, भेड़ की होती है। बाकी सब किसकी होती है, बकरी की होती है। जैसे कि जमुनापरी हुई, बारबरी हुई, सिरोही, ये सभी किसकी होती है, बकरी की नस्ल होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है। सबसे अधिक पाला जाने वाली मछली जो कि भारत में पाली जाती है वो कौन सी होती है, कैटफिश होती है, कार्प होती है, झींगा होती है, फिर सजावटी होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा कि कौन से समय, मतलब यहाँ कौन से ऑर्डर या फिर आप कैसे मान सकते हो कि किस प्रकार की मछली को सबसे ज्यादा भारत में पाला जाता है। तो कौन सी होती है, कार्प मछली होती है। कौन सी होती है, कार्प मछली होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट से बात करते हैं कि हवा के वेग की मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं विंड स्पीड, हवा का वेग मतलब हवा की गति मापने के लिए, तो गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है दिशा, तो दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये कैसा है, विंड वैन का प्रयोग कैसा है। दोबारा से नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है हवा की गति या फिर हवा का वेग, तो गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग कैसा है। और हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, विंड वैन का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फॉस्फेटिक उर्वरक की दक्षता कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे दक्षता, तो यहाँ फॉस्फेटिक जो उर्वरक होती है तो इनकी दक्षता कितनी होती है, ये होती है 25 से 30% होती है। कितनी होती है, 25 से 30% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा जेली के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, ये बनती है अमरूद की बनती है। जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। और अगर हम बात करते हैं जैम, तो जैम सबसे बेस्ट किसका बनता है, ये बनता है सेव का बनता है। जैम सेव का बनता है और जेली अमरूद की बनती है। और अगर हम बात करते हैं जेली अमरूद की सबसे बेस्ट क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पेक्टिन की अच्छी मात्रा किसमें पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है। रीजन अगर आपसे किसी ने भी पूछ लिया है कि जेली अमरूद की अच्छी बनती है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। याद रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, अमरूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा है ड्रिप सिंचाई मतलब यहाँ बूंद बूंद विधि, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हुई थी इजराइल से। कहाँ पर से हुई थी, इजराइल से होती। याद रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि भारत में ड्रिप सिंचाई विधि को किस देश से अपनाया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा, इजराइल। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रिप सिंचाई होता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था इजराइल में किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजाई से चावल उगाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा होता है। तो बिजाई से, याद हाँ बिजाई से पूछा गया है, तो कौन सा होता है, बीटा क्लोर। और बीटा क्लोर का ट्रेड नेम क्या होता है, मैचेटी होता है। याद रखिएगा ट्रेड नेम भी आपको याद रखना होगा कि बिजाई के लिए चावल के लिए उपयुक्त शाकनाशी कौन सा होता है, वो होता है बीटा क्लोर। और बीटा क्लोर का ट्रेड नेम क्या होता है, ये होता है मैचेटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यहाँ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट। दोबारा से देख लीजिए
कि यहाँ पर आपसे पूछा है इक्रीसेट। याद रखें, इक्रीसेट तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट, मतलब यहाँ इक्रीसेट कहाँ पर स्थित है। तो इक्रीसेट कहाँ पर स्थित, याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है यार, हाँ, इक्रीसेट ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, इक्रीसेट हैदराबाद। ओके,